नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के विज्ञान का चौथा क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग विषम पोषी यानी कि हेटेरोट्रोप्स कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो है आपका पत्ता, तना, जड़ या शाखा। तो पादप की अगर खाद्य फैक्ट्री की बात करें तो पादप की खाद्य फैक्ट्री पत्ता को कहा जाता है, और इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए कि केवल पहला वाला सही है। अब जानते हैं इसके बारे में कि पादप का खाद्य पदार्थों का संश्लेषण बेसिक तौर पे पत्तों के द्वारा होता है, इसीलिए पादप की खाद्य फैक्ट्री पत्तों को कहा जाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो है जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तनों के माध्यम से वह पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर है कि पादप की खाद्य फैक्ट्री पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया कि बेसिक तौर पे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह पत्तों के द्वारा ही की जाती है, इसलिए पत्तों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया है क्लोरोफिल, जो कि बिल्कुल आवश्यक है। दूसरा दिया है आपका सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आवश्यक है। और चौथा है जल, तो ये भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि चारों के चारों चीज़ें बेसिक तौर पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हमें आवश्यक होती है, इनकी आवश्यकता होती है। जैसा आपने पता है कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जो कि जिन्हें हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, और पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं, और ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसीलिए इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, तो यह आपका गलत है पहला वाला। और दूसरा जो कह रहा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्यों दूसरा पहला वाला गलत है, तो बेसिक तौर पर हम बात करें क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन जो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या लिखा है आपका ऑक्सीजन, तो आपने पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स भी बनता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन दोनों के दोनों बनते हैं। इस प्रकार से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है आगे एक्सप्लेन करते हैं हम। और दूसरा कह रहा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है, तो हम जानते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसलिए वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अमरबेल का, अमरबेल क्या है, पादप है, ठीक है। तो ये पादप तो है लेकिन ये अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है, ठीक है। तो मतलब कि बेसिक तौर पे हम स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम लोग बेसिक तौर पे विषम पोषी कहते हैं। और विषम पोषी पादप भोजन के लिए बिन पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें पादप परपोषी कहा जाता है। अब जैसे कि अमरबेल जिस पे निर्भर रहेगा उसे हम लोग पादप परपोषी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपने दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया गया है कि मिट्टी में उपस्थित जो होते हैं कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को, ठीक है, विलेय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में मतलब बेसिक तौर पे मिला देते हैं, और जिसे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित इन्हें करके और पौधों की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो यहाँ पर
जो सही ऑप्शन होता है वो है सी, घटपर्णी, जिसे हम लोग निपेंथिस या पिचर प्लांट, अन्य सारे अलग अलग इनके नाम आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, और ऐसे पादप को हम लोग कीट भक्षी कहते हैं। कीट भक्षी में बेसिक तौर पे आपका घटपर्णी, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई, ट्रैप तथा संजीव जैसी कीट भक्षियाँ पाई जाती हैं। भारत में अगर इनकी बात करें तो भारत में मेघालय जैसे राज्यों में पाई जाती हैं, और यह ऐसे स्थानों में पाई जाती हैं जहाँ की मृदा में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बेसिक तौर पे कीटों को पकड़कर खाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर की अगर बात करें बेसिक तौर पे सहजीवी संबंध के जो उदाहरण में आते हैं वह शैवाल और कवक आते हैं, और साथ ही साथ पादप और जीवाणु जो होते हैं वह आपके सहजीवी संबंध में आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 4 जो है वह सहजीवी संबंध के उदाहरण है। तो बात करते हैं शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे कि लाइकेन भी एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। लाइकेन शैवाल में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक शैवाल को रहने का आवास प्रदान करते हैं, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब कि खाद्य पदार्थों को बनाते हैं और उनको प्रदान करते हैं। पादप और राइबोजोबियम जो जीवाणु भी सहजीवी संबंध में बेसिक तौर पे आते हैं, और ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, परंतु राइबोजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप जो होते हैं इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला और चौथा जो ऑप्शन है वह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है स्टार फिश यानी कि तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भक्षण के लिए यह कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है, तो जो कि बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। जानते हैं इसके बारे में कि तारा मछली भोजन की को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार बनाती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है, और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पच जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार फिश जो है वह अपना भोजन किससे ग्रहण करती है, तो वह सीधे आमाशय से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो ये भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मछली है जो सीधे आमाशय से अपना भोजन ग्रहण करती है, तो वह स्टार फिश यानी कि तारा मछली। अगला है पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कहा रहा है पहला स्टेटमेंट कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिंपल सा हिंट देते हैं कि यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ पाचक रस स्रावित करती हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो पहला वाला आपका असत्य है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं बेसिक तौर पे इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि पाचक रस जो होता है वह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बनाता है, और आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आमाशय की आंतरिक वृत्ति होती है क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ पाचक रस को स्रावित करती हैं, जो बेसिक तौर पर पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि यकृत जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह कह रहा है आपका कि यकृत जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
और दूसरा कह रहा है कि यकृत जो होता है पित्तरस का स्राव करता है, तो ये गलत है क्योंकि हम बताएंगे पित्तरस का स्राव कौन करता है, तो दूसरा वाला गलत है। और तीसरा कह रहा है कि पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही पहला और तीसरा है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। अब जानते हैं इनके बारे में कि क्या है। तो बेसिक तौर पे यकृत जो होता है पित्तरस का स्राव करता है, जो कि बेसिक तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि यकृत जो होता है पित्तरस का स्राव नहीं करता है, इस प्रकार से यह गलत है क्योंकि यकृत ही क्या करता है, पित्तरस का स्राव करता है, ठीक है। और यह इकट्ठा जाके कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, ठीक है, यह पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि पित्तरस का स्राव कौन करता है, तो लोग अक्सर करके पित्ताशय कर लेते हैं, जबकि आपने पता है कि पित्तरस का स्राव जो होता है वह यकृत करता है और वह पित्ताशय में बेसिक तौर पर जाके इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है और इसे रोमंथ यानी कि जुगाली कर, मतलब कि जो इन्हें चबाता है इन्हें बेसिक तौर पे जुगाली करना कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, रूमिनेंट के बारे में यानी कि जो रोमंथी जंतुओं के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग बेसिक तौर पे रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय जो होता है वह 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली यानी कि कड़ करना कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता है और इस प्रक्रिया को रोमेनंथम यानी कि जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट यानी कि रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण से घास नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे रूमिनेंट की अगर बात करें तो जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उन्हीं को बेसिक तौर पे हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाए रूमिनेंट किसे कहते हैं तो घास खाने वाले जंतु को रूमिनेंट कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पहला कह रहा है कि यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल जीव है, जो कि बिल्कुल सही है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक कोशिकी में अमीबा पैरामीशियम आता है। दूसरा कह रहा है कि अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य के बुलबुले के समान अनेक घानियां होती हैं, तो ये भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन डी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि अमीबा के संदर्भ में बेसिक तौर पे आपके जो स्टेटमेंट दिए सभी तो सभी के सभी सही हैं। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति स्थितियां निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य की में बुलबुले के समान अनेक घानियां उपस्थित होती हैं। अगला जो है वह आपको मैचअप करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैचअप में क्या है, तो यहाँ पे अंग दिया गया है और उसकी विशेषता दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया गया है कि अमाशय। तो बात करते हैं अमाशय की। तो अमाशय का बेसिक तौर पे कार्य क्या होता है, तो अमाशय का कार्य होता है अम्ल का निर्मोचन करना। तो एक मतलब कि ए का क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ए हो जाएगा कि अम्ल का निर्मोचन करना। उसके बाद आपका दिया है छोटी आंत। तो छोटी आंत का कार्य क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करना। तो ये आपका छोटी आंत का कार्य होता है। उसके बाद दिया है आपका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की अगर बात करें तो बेसिक तौर पे यह क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और उसके बाद यकृत, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो ये आपका डी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचअप हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानता रेशे कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है
कि भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि जंतु से जो प्राप्त होते हैं रेशे उन्हें जांतों रेशे कहलाते हैं। इन रेशों में बेसिक तौर पे फाइबर रेशम के बेसिक कीट के कोकून यानी कि कोश से प्राप्त होता है। यहाँ पे कोश का मतलब होता है कोकून, ठीक है। तो जो होता है रेशम कीट के कोकून यानी कि कोश से बेसिक तौर पे रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम कीट रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। कोकून से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक तौर पे ऊन के जो रेशे होते हैं उन्हें हम भेड़ बकरी याक के बालों से ही प्राप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ कहा गया सही नहीं है, इसको बेसिक तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला कह रहा है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से ही प्राप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों के फर से बनाई जाती है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे हम बात करते हैं पश्मीना शाल की, तो जो बेसिक तौर पे जो होता है कि क्योंकि जो पश्मीना शाल है वह कश्मीर की मशहूर बेसिक तौर पे बकरियों की त्वचा, यहाँ पे आपकी अंगोरा नस्ल की बकरियां नहीं, कश्मीर की जो मशहूर बकरियां हैं उनकी त्वचा से बेसिक तौर पे उन्हें हम लोग पश्मीना बकरी भी कह लेते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला गलत है। यहाँ पे इनकी जो नस्ल है उन्हें बेसिक तौर पर हम लोग पश्मीना बकरी भी कहते हैं, पश्मीना बकरी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, इस और बाकी दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है रेशम फाइबर यानी कि रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। तो सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों सही है। जैसे कि जानते हैं कि रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम फाइबर यानी कि रेशे जो होते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेशम कीट पालन जो होता है कोकून जो होता है, रेशम कीट पालन कोकून जिसे हम लोग कोश कहते हैं से रेशम को निकालते हैं और कच्चे रेशम को बेसिक तौर पे उससे वस्त्र का निर्माण आदि अधिकतर जो होता है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देशों में से एक आता है। इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वह आपका कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि इसका मृदु रेशा यानी कि सूत्र जो होता है स्टील के तार जितना मजबूत होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, तो यह भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। तो जानते हैं कि रेशम का जो मृदु रेशा होता है वह स्टील के तार इतना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात बेसिक तौर पर जो रेशा होता है उनमें चिकनाहट, चमक आदि में बेसिक तौर पर भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अतः जो बेसिक तौर पे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम जो होते हैं विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है वह सहतूत रेशम कीट है, ठीक है, सहतूत रेशम कीट है जो सबसे सामान्य अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 के विज्ञान का, ठीक है, और हम लोग विज्ञान का चौथा वीडियो देख रहे हैं, और हम ऐसे ही जैसे कि हमने जियोग्राफी को समाप्त किया है, उसके बाद इतिहास को समाप्त किया है, उसी प्रकार से हम लोग जल्दी विज्ञान को समाप्त करके फिर हम लोग सामाजिक विज्ञान और उसके बाद अर्थशास्त्र पर आएंगे। तो मैं आपके एग्जाम तक 6 से लेकर 8 तक के, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन आंसर सीरीज को मैं पूरा करा दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छे से बीते। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।